जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं, और जिसने दिल्ली की चाट नहीं खाई उसकी भी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। लेडीज एंड जेंटलमैन, welcome to this wonderful show, Bulls and Bites. I have two beautiful ladies with me, Sakshi, of course, and our very dear friend Devina Mehra, for this wonderful show that we've started now. Devina, welcome to Delhi, and what a pleasure to have you in Bengali market. थैंक्स शेल, पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपने जो कहा, चाट तो हमारे लखनऊ की असल चाट है। A lot of people, I think, identify with Devina in Dubai, but you know, for her to talk about Lucknow ki chaat is something that a lot of viewers would love. तो ऐसा है कि जो हमारा अगला शो देवीनेजा के साथ होगा वो लखनऊ में होगा, और चाट के अलावा हम लोग और भी बढ़िया बढ़िया चीजें खाएंगे। लेकिन देवीना जी, आप आई हैं, आपका स्वागत है। और ये बताइए, आजकल जो जबरदस्त तेजी चल रही है बाजार में, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, और फिर चाट के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म देखें, जैसे 1 साल का देखें, तो मार्केट अच्छा ही लगता है। अभी ग्लोबल मार्केट के बनस्पत भी हम देखें तो भारत के बाजार अच्छे लगते हैं। वी आर ओवरवेट इंडिया इन आवर ग्लोबल फंड्स, and the reason for that is very simply this: step back, really step back. So हम लोग को लगता है इक्विटी मार्केट्स में 15-16% रिटर्न आएगा, but there was a whole decade 2010 to 20 when the returns were far below that 15-16%. Yes. Wasn't even 9% at a time when fixed deposit rates used to be 8%. So that whole decade, if you'd invested 100 rupees, वो 10 साल के बाद होता 230 रुपए, 230 rupees. Whereas Thank you. देखिए क्या बढ़िया बढ़िया चीजें आपके लिए पेश करी जा रही हैं। राज कचौरी है, दही भल्ला है, पानी पूरी को तो देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और ये मेरी भल्ला पापड़ी है। भल्ला पापड़ी है, और ये मेरी फेवरेट छोले टिक्की। मैं यहाँ पे हफ्ते में एक बार जरूर आता हूँ। अच्छा, 5 दिन 6 दिन बिल्कुल खाने में नियंत्रण, और एक दिन बस चीट डे। चीट डे। देवीना, आप तो कितने फिर टाइम बाद ये सब सामने है और आप पूछ रहे हैं बाजार के बारे में। पर वैसे मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि वो जो 100 रुपए 230 हुआ, वो 1980 में अगर आप 100 का निवेश करते तो वो 10 साल में 700 हो जाता। तो उस created a big gap. You were far below the trend line, and now also you're not above the trend line. So the risk of a real crash comes when you're way above the trend line. So mainstream indices, large cap, उसमें बहुत ज्यादा कोई खतरा नजर नहीं आता मुझे। लेकिन वो बात अलग है कि आपको स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, आईपीओ, बेसिकली हाई रिस्क एरियाज में सावधानी बरतनी चाहिए। दैट इज माय ब्रॉड आउटलुक. Of course, 1 month, 2 months, there can be volatility. So actually, we are right now quite a lot hedged in our portfolios, in our PMS portfolios. We bought hedges just for this temporary volatility, which may come, but it is not like we expect a crash. So that's why you're not in cash, you're invested. Okay. Devina ma'am, you just mentioned that Lucknow की चाट is much better. पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप दुबई से कितने टाइम बाद बंगाली मार्केट में आके ये चाट खाने आ रहे हैं? मेरे ख्याल 20 साल तो हो गए। 20 साल हो गए। And do you love your chaat? Like, do you really miss it in Dubai? But Dubai also you get chaat. Dubai is pretty good because Dubai is very desi. So Oh, okay. Yeah. Okay, so what would you like to dig in first? I mean, what is your favorite in chaat? I think papdi chaat. Papri chaat. Let's go for it. Please Then go it's ahead. in front of I you. can tell you the chole tikki is amazing, and I'm hoping that Shakshi is also going to put her diet away for the next 45 minutes. Oh yes. And really enjoy. So I'm why never don't you? on diet for chaat actually. Never on diet for chaat. जो असली में मुझे पसंद है चाट, वो खाली लखनऊ में मिलती है, मटर की। मटर की टिक्की। ये तो लखनऊ और दिल्ली के बीच का जो द्वंद है, ये दोनों जगह चाट खा के हम लोग चेक करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो आप पहले एक चम्मच खा के देखिए इस जबरदस्त चाट को, और फिर आपसे पूछेंगे कि अब तक का सफर कैसा रहा। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि देवीना जी मैथमेटिक्स में बहुत ही बड़ी महारत हासिल रखती हैं, और अब लगभग 2.5 दशक या 3 दशक हो गए हैं, और मैथमेटिक्स में ये मान के चलता हूँ देवीना जी बहुत बढ़िया तरीके से आपको मदद की होगी इस बाजार को समझने में। और अब तो जमाना ही क्वांटिटेटिव एनालिसिस का और क्वांट्स का आ गया, तो कितना इस्तेमाल होता है क्वांट्स का आपके स्टॉक पिकिंग में? अभी तो हमारा सिस्टम बहुत कुछ क्वांट ही हो गया है। हम लोग बोलते हैं उसको ह्यूमन प्लस मशीन सिस्टम। तो पहले मशीन एक हम लोग को
एक तरह से आप समझ लीजिए, जैसे भारत में लगभग 750 स्टॉक हैं जो 1000 करोड़ मार्केट कैप के ऊपर है। So the artificial intelligence machine learning system will rank everything from 1 to 750. Then we apply human intelligence. But what does that mean? That let us say हमारी जो इक्विटी स्कीम है उसका नाम है इंडिया सुपर 50 की अप्रोक्सीमेटली 50 स्टॉक्स हम लोग उसमें रखते हैं. So out of that 1 to 750, we might take the top 75 ranked stocks, or we might pick 55 out of that. But we are not going to go to number 300 unless one of our other systems for some other reason recommend it. So that is the discipline it imposes. अगर आप सोचते हैं कि you want to buy, let us say कि earning growth इतनी हो, return on equity इतनी हो, जो भी आपके 4-5 क्राइटेरिया हैं, तो फिर उस क्राइटेरिया को आप डालिए और उसी क्राइटेरिया से फिर स्टॉक सेलेक्ट करिए, फिर उसको ओवरराइड मत करिए. Even simple systems work better than human judgment. तो मैम ये आपने क्या फिल्टर्स लगाए हैं उस क्वांट मशीन्स में जिससे वो सिलेक्ट करता है, क्योंकि हजारों कंपनियां हैं मार्केट्स में, लोगों को सिलेक्ट करने में बहुत मुश्किल हो जाता है. हाउ डू आई सिलेक्ट दोस 25 स्टॉक्स और 30 स्टॉक्स फॉर माय पोर्टफोलियो? सो व्हाट आर द फिल्टर्स दैट यू हैव पुट इन दैट? So ours is a very elaborate system, Sakshi. So that's like literally over 1 million lines of computer code. So we look at all companies and we look at hundreds of factors to see what works and what doesn't work. That's the whole point of having a machine. वो चीज आप ह्यूमनली कर ही नहीं सकते. राइट. जैसे आप ग्रोथ रेट देखते हो, ग्रोथ क्या है, अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में कहें तो ग्रोथ इज द फर्स्ट डेरिवेटिव जी. लेकिन एक्सिलरेशन भी होता है, ग्रोथ ऑफ ग्रोथ, जर्क होता है विच इज द नेक्स्ट लेवल डेरिवेटिव. तो कई बार सिग्नल वहां से आते हैं, तो वो सब चीज आप ह्यूमनली नहीं कर सकते हो. तो ह्यूमनली मैंने बहुत किया है. आप जैसे बोल रहे हैं 30 साल हो गए, फर्स्ट ग्लोबल को स्टार्ट किया 1993 में स्टार्ट किया था, तो एग्जैक्टली 30 साल हुए हैं. तो वो सब किया, पर अल्टीमेटली वो एक्सपर्टीज को कोडिफाई कर देने में और फायदा है. ओके देवीना जी, आप जरा नोश फरमाइए, तब तक मैं आपकी तारीफ में जरा 2-3 शब्द कहता हूँ. एक्चुअली देवीना जी एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं बाजार में, और बहुत ही लंबे समय से ना सिर्फ भारतीय बाजारों में बल्कि ओवरसीज मार्केट्स में भी आपने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पिक किया. बिल्कुल. और जो हम लोग आजकल इक्विटी रिसर्च को बिल्कुल दरकिनारे कर देते हैं, दिन में 500 रिपोर्ट्स भी आपको आती हुई दिखेंगी आपके मेल बॉक्स में, दरअसल उसकी जनक जो हैं वो देवीना जी हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि HDFC बैंक पर पहली रिपोर्ट मेरे ख्याल से 12 रुपए प्राइस था तब. एक्चुअली स्प्लिट एडजस्टेड 3.6, मतलब 36 रुपया का भाव था जी. तो वो 12 रुपए या 36 रुपए, आप जैसे भी उसको स्प्लिट एडजस्ट करना चाहें, वो रिपोर्ट मेरे ख्याल से आपने सन 1994 में निकाली थी. 96, 1 year after the IPO came in 95. तो 1996 में वो जो रिपोर्ट थी, वो उसका कभी कभी मुख आप देख सकते हैं देवीना जी के ट्विटर हैंडल पर, और वो एक बहुत बढ़िया शानदार पिक रही. और विदेशी बाजारों में मेरे ख्याल से अमेजन, यस, अमेजॉन स्पेशली जब उसके पहले अमेजॉन बहुत लोगों को अच्छी लगती थी, लगभग सभी वॉल स्ट्रीट फर्म्स को. वो एक स्टेज था जब टेक क्रैश के बाद सबने बोला कि अब ये स्टॉक भी खराब है और ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी. इनफैक्ट इट वाज अ बिजनेस वीक कवर that this company will go bankrupt, but purely based on the financial, we had a strong buy on it. So much so that Jeff Bezos sent us an email saying thanks for the support, because we buy on Wall Street. Wow. Because by that time we were also NASD members. So yes, these two are the most famous calls. आज तक दुनिया में कोई फंड मैनेजर, कोई इन्वेस्टर ऐसा नहीं रहा जिसका पूरा पोर्टफोलियो या इवन 50-60% मल्टी बैगर्स हुए हैं. Okay. सब बहुत सारे बेट्स लेते हैं जिसमें कौन सा मल्टी बैगर बनेगा ये आपको पहले से नहीं मालूम रहेगा. इसीलिए वो 25-30 स्टॉक लेने की जरूरत है. वो भी अगर आप ध्यान से चूज करेंगे, इफ यू आर लकी, तो उसमें से 2-3 मल्टी बैगर निकलेंगे. आई मीन आप राकेश झुनझुनवाला का देख लीजिए, सैकड़ों स्टॉक्स लिए, उसमें पैसा 3-4 में बना. वॉरेन बफेट सेम पैटर्न, 70 years a dozen stocks have accounted for all my performance. तो ऐसे में मैम कोई सैचुरेशन पॉइंट होता है क्या किसी स्टॉक का? मान लीजिए HDFC बैंक ने बहुत ही धुरंधर परफॉर्मेंस दी है पिछले 30 साल में, ऐसा कोई फंड मैनेजर नहीं रहा होगा जो पिछले 30 साल से HDFC बैंक को ट्रैक नहीं कर रहा होगा, लेकिन आज के यंगस्टर्स जो अब आ रहे हैं उनके लिए तो HDFC बैंक इज लाइक कि मैं इसमें बना रहूंगा 3 साल तो इसने मुझे कुछ रिटर्न दिया नहीं है, मैं इससे ज्यादा तो पैसा किसी मोमेंटम में इन्वेस्टिंग में करके कर लूंगा. तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? तो कोई भी चीज मैं ये कहती हूँ, नो थीम रन्स फॉर एवर.
क्या कंट्री हो, एसेट क्लास हो, सेक्टर हो, स्टॉक हो, चीजें बदलती हैं। इसीलिए ये भी जो बहुत धारणा रहती है कि आप बाय एंड फॉरगेट एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ रिटर्न, उस वो खाली आप देख रहे हो जो स्टॉक सक्सेसफुल रहे, आप भूल रहे हो वो सारे स्टॉक्स जो शून्य में विलीन हो गए। आप ओरिजिनल सेंसेक्स लिस्ट ही उठा के देख लीजिए, उसमें सब मफतलाल ग्रुप, जेके ग्रुप, थापर ग्रुप, हिंदुस्तान मोटर्स, प्रीमियर ऑटोमोबाइल, ऐसे सब स्टॉक्स हैं जो अब आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं। और ऐसा नहीं कि वो कोई फ्लाई बाय नाइट कंपनीज थी, ये सब बहुत लंबी हिस्ट्री वाली कंपनीज थी। मैंने ओरिजिनल सेंसेक्स में देखा है, एक ही कंपनी की का इतिहास थोड़ा छोटा था, वो इंडियन होटल्स, बाकी सब डेकेड ओल्ड कंपनीज थी, बट फिर भी। तो इसलिए आपको हमेशा देखते रहना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो, क्योंकि कोई ऐसी किसी को पास ये जादू की छड़ी नहीं है कि ये ले लिया और ये 10-20 साल आपको रिटर्न देगा। वो तो कितना रिटर्न देगा वो तो आदित्य पुरी और जेफ बेजोस को भी नहीं मालूम। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मेरे ख्याल से ये राज कचौरी तड़प रही है कि आप इसकी तरफ एक नजर डालें और इसको ट्राई कीजिए थोड़ा सा। तब तक हम लोग ऐसा करते हैं और आपके बारे में कुछ बताते हैं लोगों को, ताकि वो समझ पाएं कि आज जो हमारी गेस्ट हैं वो कितनी जानी मानी हस्ती हैं और कितने समय से आप बाजार से जुड़ी हुई हैं। देवीना अक्सर आपको चलती हुई दिखेंगी बिल्कुल जो नॉर्मल बाजार का कंसेंसस है उससे परे, और ये एक बहुत खास वजह होती है लंबी अवधि में और मध्यम अवधि में भी आउट परफॉर्मेंस लाने की। इस वक्त देवीना जी जो हम लोग बाजार में एक रैली देख रहे हैं पीएसयू स्टॉक्स की वजह से, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि पिछले दशक में कोई खास इंडेक्स पे भी रिटर्न नहीं आया और पीएसयूज पे तो एक्चुअली नेगेटिव रिटर्न है। अगर आप उसको मद्देनजर रखें तो ये पीएसयू की रैली में आपके बारे में क्या विचार है? क्या इसमें और दम बचा है? ये एक तो आपने ठीक बोला, मैंने देखा था पीएसयू इंडेक्स जो 2008 में था वो जी। लेवल वापस 2023 में आई, 15 साल लगे उसको बिल्कुल। वापस आने में। और जो मैं बोल रही थी चीजें बदलती रहती है, एक समय था कि सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत पीएसयू स्टॉक्स थे। जी। अब शायद लोगों को याद नहीं है, लेकिन 3 तो ऑयल सेक्टर के स्टॉक थे, बीएचईएल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, सब बिल्कुल। मेन स्ट्रीम कंपनीज थी। फिर बिल्कुल। एक समय आया कि सब उसको भूल ही गए, तो वो उतने एक्सट्रीम से कभी ना कभी फिर ऊपर आता है। तो ऐसे मेलेक में जाइंट व्हील होती है ना कि कुछ ऊपर जाता है कुछ नीचे आता है। तो ये उसी तरह का रहता है बाजार दुनिया का। अब जैसे बैंक्स हम लोग को अच्छे नहीं लगते, लेकिन बैंक्स में पीएसयू बैंक्स प्राइवेट सेक्टर से बेहतर लगते हैं। बाकी जितने है उस सब में आपको सोच समझ के खेलना है। एक आप ओवरऑल नहीं कह सकते कि सब पीएसयू अच्छा करेंगे। आपको थोड़ा ड्रिल डाउन करके हर कंपनी का फंडामेंटल देखना होगा, और ये भी नहीं कि खाली किसी को ऑर्डर मिल गया तो वो अच्छा ही अच्छा है जी। और ऑर्डर मिलना अलग चीज होती है, उसको एग्जीक्यूट करना उतने ही जितना आपका बजट है उसमें। नहीं तो कई बार तो ऑर्डर आपके लिए एक तरह से मिलस्टोन बन जाते हैं बिल्कुल। कि आपको। So, Devina ma'am, tell me this. A lot of people just get confused as to how long should they be holding a stock. What would you say to them? I mean, like, what is the ideal duration of holding a stock? If your stock is continuously performing and you are a long-term investor, how do you decide for yourself a time horizon for yourself? You see, now that will be a very complicated thing, but I say a very simple thing when do you sell a stock? Yeah. और उसका simple चीज ये है कि do not have a target. If you buy something at 100, you don't say I will sell it if it is 200 or 300, because that way you miss out on the multi-bagger. Okay. But always have a stop loss. समझ लीजिए आपने 25% का stop loss रखा, तो Okay. ये नहीं कि आपका stop loss 75 रुपीज पे फिक्स हो गया। Okay. वो अगर 100 से 200 हुआ, 'll be 200 से 175. 300 हुआ तो आप बैठे रहिए। लेकिन अगर वो 300 से 225 हो जाता है, वहां से 25% घटता है, तब आप निकल जाइए। अब ये भी होगा कि कई बार आप स्टॉप लॉस हिट होने पे निकल गए, उसके बाद भी स्टॉक चल गया, वो हो सकता है, लेकिन ऑन द एवरेज दैट्स अ सेंसिबल वे टू, दैट्स द वे वी डू इट। देवीना जी ये भी और बताइए कि ये जो हम रैली देख रहे हैं बाजार में, ये अक्रॉस सेक्टर्स आ रही है, ये बहुत ही ब्रॉड बेस्ड रैली है जो हमारे सामने अवतरित होती हुई दिख रही है। आपके पीछे आप क्या समझते हैं, इनके पीछे 2 या 3 बड़े कारण क्या हैं? देखिए अभी जो आप वो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये सब में जो रैली आई है उसमें तो मुझे लगता है आप सावधान रहिए। खासकर कि जो नए निवेशक हैं उनको तो इतिहास भी इतना नहीं मालूम कि इस तरह के Exactly. सेक्टर्स में क्या हो सकता है। मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स, तो स्टॉक की भी बात नहीं कर रही, इंडेक्स 2008-9 में लगभग
80% गिरा था, जी। 78% to be exact. Wow. And then 2016 it reached the 2008 high. Then, as you remember, 17, 18 there was a rally, बिल्कुल। and then 18 onwards again there was almost a 2/3 fall. वो सेबी के नए नियम आए थे क्लासिफिकेशन में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के। So what people also do not, मैं बोलती हूँ कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मत भूलिए, जो आपको हायर मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, 5वीं 6वीं क्लास का मैथमेटिक्स याद रखिए कि परसेंटेजेस आर नॉट सिमेट्रिकल। कोई चीज 80% गिरेगी तो वो 5 गुना होगी तब आप 0 पे आएंगे जी। कोई चीज 2/3 गिरेगी तो वो 3 गुना होगी तब आप 0 पे आएंगे। तो ये, और जो मैं कह रही हूँ कि 8 साल के बाद इंडेक्स वापस आया, असल में वो स्टॉक्स वापस आए ही नहीं। करेक्ट, बिल्कुल ही बदलाव हो गया। जो नया इंडेक्स में 100 स्टॉक्स हैं वो पहले नहीं थे। हाँ, गायब ही ये हो जो गया। स्मॉल कैप इंडेक्स है हर वर्ष 18-20% चेंज होता है जी। आप यही समझ लीजिए कि आज के दिन बाजार में लगभग 4,100 कंपनियां ट्रेड होती हैं, जबकि लिस्टिंग उससे बहुत ज्यादा की हुई है। आप 90s में देखें तो एक एक साल था जहाँ 1200-1300 कंपनीज लिस्ट हुई, तो वो सब कहाँ गई? ये 1995 और 96 की बात है, जब एक बहुत भयंकर आईपीओ बुल रन हुआ था। उस जमाने में 3-3 महीने लगते थे कंपनी को लिस्ट होने में, और उसमें से मेरे ख्याल से 95% कंपनीज जो थी वो निवेशकों का पैसा लेके भाग गए। भाग गई है, उनका बिजनेस डूब गया, मतलब वो कंपनियां गायब हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में अगर आईपीओज में निवेश करना हो तो क्या आप सलाह देते हैं यंग इन्वेस्टर्स को? लॉट ऑफ पीपल हैव दिस थिंग इन माइंड दैट IPOs make much more money for you than secondary markets. This is a concept that a lot of people feel because they feel that you get an early entry. But these days we're seeing IPOs which have largely an OFS. So is the retail investor really getting an opportunity to make money as well or no? As it is, you don't even know how much allocation you will get. Yeah. So of what you have applied, that much money is locked up. उसमें से आपको 10% में मिल गया तो आप रिटर्न वो 10% पे गिन रहे हो, whereas you put in much more money. And also the other thing is IPOs are essentially high risk. The only way it will work is if you have a wide basket, and there is no way you can ensure that you have a wide basket because लोग तो लॉटरी खेल रहे हैं. Yeah. They are investing in a process rather than in a company. So I always say that don't have IPOs occupy a large part of either your portfolio or your mind space. बहुत जगह है पैसा बनाने के लिए. चर्चा बुल्स की भी होनी थी देवीना जी। आपके लिए दोबारा हम लोग कुछ सामान मंगवा रहे हैं, नोश फरमाइए। दोबारा हम लेके आए हैं। मेरे ख्याल से ये मल्टी बैगर है क्योंकि ये दूसरा राउंड ऑर्डर हुआ है, तो ये वाली चीज बहुत बढ़िया थी। देवीना जी ये बताइए कि आगे आने वाले समय में, जैसे कि आपने बताया कि गिरने का डर कम है, वॉलेटिलिटी रहेगी बाजार में, करेक्शन आता है वो तो है ही, लेकिन कौन कौन से ऐसे 1 या 2 सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है कि अभी काफी दम बाकी है? 1-2 देखिए, हम लोग जिस तरह से देखते हैं कि हर तिमाही पर, जिसे हम कहते हैं जीरो बेस से देखते हैं कि आज हमारे पास कैश हो तो हम कहाँ निवेश करेंगे जी, क्योंकि ये भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी में बायस है कि जो चीज आपके पास है उसका वैल्यू आपको ज्यादा दिखता है। आपने गोलगप्पे ऑर्डर कर लिए, दूसरे की टेबल पे कुछ और है, तो आपको लगेगा मेरा गोलगप्पा ही बेहतर है। बिल्कुल, ये तो सही रहेगा। दिल्ली में हम चाट खा रहे हैं, आपको लखनऊ की चाट याद आ रही है। तो वो उससे हटने के लिए हम लोग करते हैं कि हर क्वार्टर देखते हैं, हर तिमाही देखते हैं कि व्हाट लुक्स बेस्ट नाउ। सो जो सेक्टर अभी पास्ट में चला है, जो हम लोग 2.5 साल से ओवरवेट रहे हैं, वो है इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स जी। वो बहुत लोगों को 2023 में जाके समझ में आया, लेकिन हमको अक्टूबर 21 से तो जैसे 2.5 साल होने लगे। अब तो जो क्वेश्चन हम लोग हर बार पूछते हैं, मेरे ख्याल से ये एक बहुत जानदार चीज आई है। इसका क्या नाम है भाई? गोलगप्पा स्टफ चाट, भरवा गोलगप्पे। क्या बात, पहले आप लीजिए फिर देवीना जी के सामने पेश करें। जरूर। चलिए मैं तब तक आपको सेक्टर्स का बता दूं जी। तो ये सेक्टर अब तो जो प्रश्न हम लोग सच में हर तिमाही पूछते हैं कि वो कहानी पूरी हो गई या अभी चल रही है, अभी फिलहाल तक चल रही है, पर पता नहीं अब कब कितना दिन और चलती है। पिछले लगभग 1-1.25 साल से जहां हम लोगों ने वेट बढ़ाया था, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा जी, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो सब अभी तक तो स्टोरीज चल रही है। और अब जो चीज नए में लग रहा है कि अब बेहतर करेगी वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सब। IT। हाँ, But what about PSU banks?
बैंक्स ओवरऑल हमको खराब लगते हैं। मुझे कई बार लोग कहते भी हैं कि मैडम आपका तो तकिया कलाम है कि आई एम अ नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स एंड लेंडर्स। मैंने कहा बात भी सच्ची है, मैं डर डर कर ही निवेश करती हूँ हमेशा बैंक्स में, लेंडर्स में। और और वैसे आप 4 साल में देखें, 2020, 21, 22, 23, 4 साल में एक ही साल है जब बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, जी 2022। बिल्कुल और वही एक साल था व्हेन वी वर मार्केट वेट टू ओवरवेट बैंक्स। जी। बाकी तीनों साल हम अंडरवेट रहे, अभी भी अंडरवेट है, बट विद इन बैंक्स लिटिल मोर टुवर्ड्स पीएसयूज देन प्राइवेट सेक्टर। चलिए आप इसमें से एक पीस उठाइए और ये इसको तो बहुत हेवी सा लग रहा नहीं, है। नहीं, तो चलिए मैं ये खाती हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद हम 2-2 कुल्फी You try खाएंगे it. It was too big और for एक me. बहुत बढ़िया लस्सी पियेंगे, ये सब सेटल हो जाए। मीठी लस्सी मैं नहीं पीती हूँ कभी। आपके लिए नमकीन लस्सी पेश की जाएगी। ये बिल्कुल दिल्ली का नियम है कि आपको अगर कुछ भारी लग रहा हो तो कुछ और भारी खा लीजिए। ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड मेरे फॉर्मूले हैं, क्वांट इसमें नहीं है, लेकिन ये बहुत लंबा तजुर्बा है खाने पीने का। तो जब तक आप ये खाती हैं, मैं एक बात और अपने मित्र गणों को बताना चाहता हूँ बाजार के बारे में। अक्सर हमारे जहन में ये बात आती है कि क्या ये रैली मई 2024 के बाद चलेगी अगर सरकार में कोई फेरबदल हो, या जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है आजकल की बीजेपी के 350 से ज्यादा सीट्स आएंगी आने वाले जनरल इलेक्शंस में। मान लीजिए इसमें कुछ बदलाव आता है, इतनी सीट नहीं आती, तो आपको लगता है कि क्या बाजार में एक बहुत भारी करेक्शन आपको आता हुआ दिखता है? अक्सर लोग मोदी की गारंटी अब बाजार में भी लगाने लगे हैं। ये 2004 की बात है, वाजपेयी जी की सरकार थी और सबका यही मानना था कि वही सरकार वापस आएगी, और एक सरप्राइज हुआ और वो सरकार वापस नहीं आई, और यूपीए, जो बाद में यूपीए बना, मतलब कांग्रेस प्लस प्लस, वो आए और पहले दिन तो बाजार एकदम गिरा, बट कुछ ही हफ्तों में रिकवर कर गया। वो एक साल तो बाजार के लिए बहुत ही अच्छा गुजरा, अगर आप वहां से एक साल का रिटर्न देखें तो बहुत अच्छा था। तो हम लोग अपने दिमाग में ये बहुत सारी चीजों को बहुत बड़ा बना लेते हैं और शायद बाजार को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे तो प्रोबेबिलिटी एक ही तरफ नजर आ रही है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर जैसे उस समय भी बड़ा सरप्राइज आया था, तब भी बाजार को अंततः कोई फर्क नहीं पड़ा, एकदम नीजर रिएक्शन होता है। उस दिन बहुत गिरावट आई थी, पर वो एक ही दिन की बात थी। ओके। देवीना मैम, बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी ऐसा आपके कॉन्वर्सेशंस में क्या लग रहा है कि सबसे बड़ी मिस्टेक वो अभी मार्केट्स में क्या कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, यंग इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली? एक तो आपको इतिहास नहीं मालूम, उसके कारण क्या होता है, अभी पिछला 1-1.5 साल ऐसा चला है कि उसमें बहुत सारी ऐसे स्टॉक जिनको नहीं चलना चाहिए था वो भी चल गए हैं। तो आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे समझदार इंसान हो। बिल्कुल। ये भी एक बायस होता है कि जब चीजें अच्छी होती हैं, तब आपसे कोई पूछे कि इसमें कितना लक का हाथ था और कितना आपका हाथ था, आप बोलोगे मैं ही इतना स्मार्ट था, मैंने इतने अच्छे स्टॉक निकाले। लेकिन जिस दिन वो स्टॉक्स गिरेंगे ना, तब आपको लगेगा कि ये पॉलिटिशियन की गलती थी, ये सेंट्रल बैंक की गलती थी, ये मैनेजमेंट चोर है, ये स्टॉक ऑपरेटर्स ने गिराया। तो उस समय आपको सारे रिस्क नजर आएंगे। लेकिन ये चीज आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज अ गेम ऑफ स्किल एंड लक। जी। In successes you attribute it to your skill, in failures you attribute it to bad luck, but actually दोनों में ही स्किल होती है, दोनों में ही लक होती है। तो अगर यंग इन्वेस्टर्स जो हैं, उनको सबसे पहले तो सोच समझ के पढ़ लिख के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला ये कर दो तो वो कर दिया, जैसे 2021 में क्रिप्टो ट्रेडिंग सब कर रहे थे। तो ये आपका खून पसीने की कमाई का पैसा है, उसको इस तरह से मत क्या निवेश आपके करिए। किसी पीएमएस पोर्टफोलियो में या अपने व्यक्तिगत तौर पे आपका क्रिप्टो का एक्सपोजर है क्या? नहीं, क्रिप्टो का एक्सपोजर हमारे ग्लोबल फंड्स में एट टाइम्स रहा है, नॉट डायरेक्टली क्रिप्टो बट क्रिप्टो रिलेटेड, बट 1 से 3% से ऊपर कभी नहीं गया। अच्छा। और हाँ, वो 2021 में भी, जब क्रैश से पहले भी मैंने बहुत आर्टिकल्स लिखे थे, कई पेपर्स में लिखे थे कि क्रिप्टो की आप हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं है, इतिहास बहुत लंबा नहीं है, लेकिन आप उसको उतने से इतिहास को अभी देखें तो बहुत टाइम, कई बार उसमें 70 to 85% करेक्शन आ चुका। करेक्शन बोले, ड्रॉ डाउन बोले, करेक्शन तो क्या बोलेंगे उसको। तो वो मैंने कहा वो आगे भी आएगा, और आया फिर उसके बाद भी। तो पर अब वापस ऊपर जा रहे हैं। हाँ, तो वो अगर आपको लेना है तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन वही कह रहे हैं, हाई रिस्क साइड पे आप बहुत ज्यादा दिमाग या बहुत ज्यादा निवेश ना करें।
बिकॉज इन्वेस्टिंग इज अ लूजर्स गेम, ये चीज मैं बहुत बार कहती हूँ, इफ यू डोंट लूज यू विन। ये अभी म्यूचुअल फंड्स का भी एक एनालिसिस मैंने देखा, उसमें यही था कि जो टॉप पे फंड होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो होते हैं जो मार्केट फॉल में आउट परफॉर्म करते हैं। आप जो मार्केट राइज में, देयर वाज अ फंड व्हिच हैड आउट परफॉर्म द मार्केट राइज 93% ऑफ द टाइम, बट इट वाज स्टिल ऑलमोस्ट द बॉटम फंड बिकॉज इट अंडर परफॉर्म द डाउनसाइड। जब मार्केट गिरा तो मार्केट से ज्यादा गिरा। तो वो चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, इन्वेस्टिंग इज अ लूजर्स गेम। सो हम जो बोलते हैं, हमको जो भी आप पीएमएस में या स्मॉल केस या कहीं भी पैसा दें, तो 60% जो आप पे कर रहे हैं वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए, 40% है रिटर्न मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि रिस्क पहले मैनेज करना है। क्या बहुत ही बढ़िया बात आपने ये कही, और ये वाकई तजुर्बा बोलता है कि लोग बाजार में रिटर्न के लिए आते हैं। एक्चुअली अगर आप कम से कम गलतियां करें, उतना सबसे ज्यादा आप पैसा कम खाएंगे। बिल्कुल। देवरा जी, पिछले 3 दशकों में आपकी अपनी व्यक्तिगत इन्वेस्टिंग में लक और स्किल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ये तो मतलब अब कहना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे कि आप, जैसे एचडीएफसी बैंक या अमेजोन की आपने बात की, जिस स्टॉक उस तरह की चीज में भी आप जिस समय आप वो रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि ये दुगना होगा या तिगुना होगा। कि इतने % कंपाउंड करेगा वो आप कभी भी नहीं कह सकते, वो लक होता है। वो मतलब उसके बाद आप हर बार देखते हो कि हाँ अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मतलब कितना लक का हिस्सा होता है, मैं आपको यही बताऊं कि आप कोई भी रिसर्च रिपोर्ट निकालो, सब में होता है कि अर्निंग्स उस कंपनी की हर साल ग्रो करेंगी अगले 8-10 साल। उसके बाद एक टर्मिनल वैल्यू होता है, उसमें भी ग्रोथ एजम्पशन होता है। तो आप लगभग हर कंपनी के लिए देखेंगे कि अर्निंग ग्रोथ है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, 20 है, जो भी है। लेकिन आप असली में 4000 कंपनीज में सोचिए कि हर साल अर्निंग्स ग्रोथ दिखाएं, हर साल, मतलब जस्ट नॉट कि 5% 10%, बट ग्रोथ, एनी ग्रोथ ग्रेटर देन जीरो। 4100 कंपनीज हैं, 10 साल बहुत लंबा समय भी नहीं है। 10 साल में हर साल उसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया हो, आप बताइए कितनी कंपनी होंगी ऐसी? एब्सोल्युटली। मैंने नहीं, ये आंकड़ा मैंने कहीं पढ़ा है, और शायद आप ही के लेख में पढ़ा है। मेरे ख्याल से 25-30 है। 17 कंपनी थी पिछले साल, और 20 साल वाली खाली 2 कंपनी थी, एचडीएफसी बैंक और सुप्रीम इंडस्ट्री। सुप्रीम का भी अगले साल डिक्लाइन आ गया। तो फिलहाल एचडीएफसी बैंक इकलौता है जो 20-25 साल से हर साल अर्निंग ग्रोथ दिखा रहा है। तो अब वो मैं नहीं कह सकती कि मुझे 1996 में मालूम था कि एचडीएफसी बैंक रहेगा। जैसा कि मैंने कहा, वो तो आदित्यपुरी को भी नहीं मालूम था। जी जी और बिल्कुल। आजकल एचडीएफसी बैंक को भला बुरा कहने वाले जरा ज्यादा लोग आए हैं मुकाबले की जो पिछले 25 They're saying SBI is the new HDFC bank. क्या बात है, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते। दिव्या जी, एक बात और समझाइए, आप अपना पैसा व्यक्तिगत तौर पे कैसे मैनेज करती हैं? उसी तरह से जैसे हम लोग मैनेज करते हैं, हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो जो फंड्स हैं, इंडिया पोर्टफोलियो और फंड्स हैं, तो वही सिस्टम ही वो समझ में आता है। तो अब उसी तरह से मेरा पैसा भी वैसे ही मैनेज होता है। अब वैसे भी मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं अलग तरह से कुछ मैनेज करूं, और जब यही ठीक रास्ता नजर आता है तो उसी में ही, मतलब मैं उसमें क्यों नहीं निवेश करूं। बिल्कुल। आपके अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसे कोई स्टॉक रहा है जिसने बहुत सरप्राइज किया आपको, मल्टी बैगर रिटर्न्स दे के? एक कोई स्टॉक जिसने आपको लाइक बेशुमार पैसा दिया? नहीं, एक तो अमेजोन तो था ही। वो था ही, हाँ, और एक जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली ट्वीट किया था, वो तो प्योर लकी मैं कहूंगी कि जब मैं सिटी बैंक में काम करती थी, सिटी बैंक ने अपनी एक अनलिस्टेड कंपनी वो लोग फॉर्म कर रहे थे, उनको पूरा 100% फॉरेन निवेश की परमिशन नहीं थी, तो उन्होंने एम्प्लॉयज को कहा कि तुम लोग खरीद लो। और वो उसमें मैंने जो 25,000 रुपए लगाया, तो जब वो लिस्ट हुई सिटी कॉर्प सिक्योरिटीज, तो 1 करोड़ हो गया। वाह, तो वो तो करोड़पति ये स्टॉक कौन से बन गया। साल की बात है? ये 90s की बात है। हाँ जी। कोई ऐसा स्टॉक जिसमें आपने मनी लूज किया काफी ज्यादा, और विच मेड यू लूज योर स्लीप ऑल्सो? से एंड ऑफ द 90s लगा था कि ये आईटी कंपनीज का बहुत ज्यादा हो गया, इतना मल्टीपल इसका क्या तुक है, तो शॉर्ट किया था और उसमें लॉस हुआ था। उसके बाद समझ में आया कि इस तरह से मतलब शॉर्ट नहीं करना है, सोच के कि बहुत एक्सपेंसिव हो गई कोई चीज, तो वो उसके बाद भी चल सकती है। वाह। दिव्या जी, आजकल एक चलन है कि हर कोई नया बच्चा जो बाजार में आता है 25 साल की उम्र का, 22 साल की उम्र का, अब तो लोग 18-18 साल में भी ट्रेड करना शुरू कर दें, 10-11 साल की उम्र के बच्चे भी ट्रेड करते हैं। उन्हें सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन लेना है या बेचना है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? क्या ये एक सही रास्ता है कि आप बाजार में आए
और उस छुरी पर अपने कदम रखे जहां पर पैर कटना है वही सेबी ने तो पूरा लिख ही रखा है ना कि 90% ऑप्शन ट्रेडर्स लूज मनी एंड इवन द 10% आई डोंट नो वो चीज कितने लोगों ने देखी है कि जो 10% पैसा कमाते हैं वो ऑन दी एवरेज 50-60 हजार रुपए साल का कमाते हैं, तो वो भी कोई ऐसी कमाई नहीं है जिसके पीछे आप दौड़े। हाँ, तो एक चीज होता है कि ये भी एक ह्यूमन चीज है कि आप स्टैटिस्टिक्स नहीं समझ पाते हैं। आपको लगता है कि वो 10% में ही मैं रह जाऊंगा। जैसे अभी आप स्मॉल कैप्स की हम लोग बात कर रहे थे कुछ समय पहले, लोग कहेंगे ठीक है इंडेक्स गिरेगा, लेकिन मेरे स्टॉक्स तो मैंने बहुत ध्यान से उनका चयन किया है, वो नहीं गिरेंगे। लेकिन जब वो 2008-9 में इंडेक्स गिरा था तो कितने स्टॉक्स नहीं गिरे थे? 1%। जब 18 में गिरा था कितने प्रतिशत स्टॉक नहीं गिरे थे? 8%। तो आप इतने जीनियस नहीं है कि आपका पूरा पोर्टफोलियो वही 1% स्टॉक्स का होगा। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो औसत है, हर कोई औसत से ऊपर नहीं हो सकता है, और स्पेशली जब ये ऑप्शन में तो पैसा कमाने का कोई बहुत ज्यादा चांस ही नहीं है, वो तो लॉटरी टिकट हो गया आप। बिल्कुल। हाँ। तो देवीना जी यूं समझिए कि अगर अगले साल हम आपसे लखनऊ में मिलें इसी तरीके की खूबसूरत चार्ट के साथ, तो बाजार कहाँ होगा? निफ्टी का लेवल आप क्या देखते हैं? देखिए शेल 30 साल हो गए, मैंने कभी भी एक साल का ना जनवरी में प्रोजेक्शन दिया है ना नए संवत में दिया है, और पिछले साल मुझे उसके लिए जो करेक्ट टर्म पता लगा, पहले तक तो मैं पहले भी नहीं देती थी, वो डैनियल कानामान की नॉइज में है ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस, समथिंग दैट यू जस्ट नॉट, इट्स नॉट एज इफ दैट यू डोंट नो, दैट यू कांट नो, और उसमें आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो जो लोग देते हैं इंडेक्स टारगेट, मैं हमेशा बोलती हूँ उनसे पूछिए कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या टारगेट दिए थे और क्या सच्चाई थी, उसके बाद उनकी बात सुनिए। तो देवियों सज्जनों, एक बहुत ही बढ़िया चार्ट के ऊपर और एक बहुत ही बढ़िया सोच के ऊपर हम बुल्स और बाइट्स को यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये बात पक्की है कि दिल्ली का चार्ट का मुकाबला लखनऊ की चार्ट से होगा। कब होगा ये हमें पता नहीं, लेकिन होगा अवश्य। तो देवीना जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। Thank you, Devina ma'am. शुक्रिया। It's been such a pleasure to host you in Delhi in Bengali chart, having Bengali chart in Bengali. और अब बारी है कुल्फी की। And more that's coming in, that will be behind the cameras, that you wouldn't know how much we'll eat. Thank you very much, and we hope whenever you are in Delhi, we get to see you and we discuss something better for the markets, for people to learn from your experience, and more importantly, to make money consistently. Thank you very much. Thank you, ma'am. लखनऊ में खाएंगे मक्खन मलाई और मलाई की गिलौरी। Oh my God. अब आपको पता चला कि असली मल्टी बैगर की खोज के पीछे किस किस खाने का हाथ है। लखनऊ की मक्खन मलाई और मलाई गिलौरी। Malai Gilwari. ये पान की तरह होता है कुछ। हाँ, मलाई का पान होता है। Wow. On this exciting note and on this tasty note, we'll call it a day on Bulls and Bites. Thank you very much.